First of all, I would like to say I want to complete the syllabus of class 11th and I am uploading a video once in a week. So you have to adjust with the timing because videos are enough long. Okay, now let's come to the video. Hello intelligent बच्चों, welcome to the whiteboard. I am Sakit Saksham and in this video I gonna teach you how to solve all the questions of exercise 8.2. हिंदी पे आ जाते हैं, सिंपल, ज़्यादा कंफर्टेबल। द्विपद प्रमेय का जो हमारा 8.2 है उसे हम सॉल्व करना सीखने वाले हैं, सभी प्रश्नों को सॉल्व करना सीखने वाले हैं। और सभी प्रश्नों को सॉल्व करना सीखने से पहले ज़रूरी यह है कि हम मेन चीज़ जान ले, एक ऐसा चीज़ जिसके बारे में जानने के बाद हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अपने से। कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके भी बता दूंगा और कुछ क्वेश्चन आप कर लोगे उसके बाद। जैसे कि बुक तो हमारे पास में है, जैसा कि मैंने बताया था, दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लोगे, आपको सारे क्लास के बुक मिल जाते हैं वहाँ पे। बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट का ऐप है। और अब हम आते हैं इस पे कि जैसे क्वेश्चन क्या है। मैंने अभी बताया कि पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जाना ना, तो पिछले एक्सरसाइज में हमने जैसे a+b पे पावर अगर n हो, है ना, तो इसका हमने विस्तार करना सीखा था, प्रसार करना सीखा था, इसको एक्सपैंड करना सीखा था और उसको हम अच्छे सीख चुके हैं। तो अब इसी में से कोई भी एक रैंडम, कोई भी, जैसे मान लो पहला पद अगर हम देखते हैं तो पहला पद क्या होता है, NC0, a पे पावर n, ठीक है, और b पे पावर 0 होता है। लेकिन दूसरा पद जो होता है वो होता है NC1, a पे पावर n-1 और b पे पावर 1, और इस तरह से ये चलता चला जाता है। अब इसी में से कोई हमसे बोले कि भाई पांचवा पद बताओ क्या होगा, तो पांचवा पद क्या होगा, तो पांचवा पद की बात करते हैं तो हम लिखते हैं NC, क्या लिखते हैं बताओ जल्दी बताओ, 5 लिखेंगे कि 4 लिखेंगे कि 6 लिखेंगे, तो हम लिखेंगे पाँचवें पद में, अभी नहीं याद है ना, सिंपली देखो, पहले पद में 0 था, दूसरे पद में 1 था, तीसरे पद में 2 होगा, तो पाँचवें पद में 6 होगा, ठीक है। और पाँचवें पद में जब NC 6 लिख दिया तो a पे पावर कितना होगा, तो a पे पावर जो होगा वो होगा हमारा n-6 और b पे पावर कितना होगा, तो b पे पावर होगा 6। तो सिंपल यही ट्रिक यूज़ करते हैं हम लोग और हम सीखते हैं व्यापक पद। व्यापक पद का मतलब होता है कि एक ऐसा पद बता दो जिसमें हर पद को वो कंप्लीट कर ले अपने आप में। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मैं व्यापक पद का ऐसे बताता हूँ कि कोई भी पद आप बता सकते हो व्यापक पद। आपको अगर किसी भी, जैसे इसके प्रसार का अंतिम पद हमें मालूम है ना कि क्या होता है, NCn और b पे पावर n, हालांकि a पे पावर 0 भी होता है, भी लिख लेते हैं। ये होता है इसके प्रसार का पूरे पद। और इसमें से एक ऐसा पद मैं बता देता हूँ, व्यापक पद का मतलब वैसा पद होता है कि जिसमें बस एक चीज़ चेंज करो और सबका कोई भी पद आप बता सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बताया NCR, जहाँ पे R कोई भी एक ऐसा है, कुछ भी है, ठीक है, a पे पावर n-r और b पे पावर r, तो ये कहलाएगा व्यापक पद। ये व्यापक पद क्यों कहलाएगा, क्योंकि r का कोई भी मान आप रख दो, 0 से लेके n तक, n से ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। तो 0 से लेके n तक कोई भी मान आप r का रख दो, ये इसका पद बता देगा कि कौन सा पद है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको पहला पद पता करना है, तो पहला पद पता करने के लिए r का वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पद पता करने के लिए r का वैल्यू 1 होना चाहिए। तीसरा पद पता करने के लिए r का वैल्यू 2 होना चाहिए। अब ये जो r का वैल्यू एक एक कम करके रख रहे हैं ना, इसलिए व्यापक पद का जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला हम इस तरह से लिखते हैं, TR+1, यानी कि ये rवां पद बोलते ही नहीं हम इसको बोलते हैं R+1वां पद। और ये जो T है, T फॉर टर्म होता है, और इसको हमने एक जगह पे और यूज़ किया है जब हम AP पढ़ रहे थे। AP क्या, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, क्लास 10th में था, आपने याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो अभी उसमें ज़रूरत नहीं है। अभी बस ऐसे करेंगे कि TR+1वां पद जो होता है उसे हम व्यापक पद कहते हैं और इसकी सहायता से हम कोई भी पद इसका पता कर सकते हैं। अब दूसरा चीज़ हमें जानना ज़रूरी है, वो ये है कि अगर मान लो कभी यहाँ पे माइनस हुआ, कभी यहाँ पे क्या हुआ, माइनस हुआ, तो माइनस वाले केस में हम क्या करेंगे, तो माइनस वाले केस में कुछ नहीं, हम यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करके इस पे r लिख देंगे और ये हो जाएगा इसका व्यापक पद। और एक और चीज़ कर सकते हो, मान लो ये फॉर्मूला याद रखने में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो इसके जगह पे आप एक और चीज़ कर सकते हो कि यहाँ पे b, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे प्लस वाला लिखा था फॉर्मूला, ठीक है, और यहाँ पे माइनस वाला दे दिया हमसे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिख लेते हैं 100 कुछ भी माइनस में लिखते हैं ना, 1 - x लिख लेते हैं। अब इस पे हमें व्यापक पद शूट कराना है कि कैसे इसका R+1वां पद क्या होगा, तो कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, चूँकि इस वाले में इसका प्लस में अगर है तो R पद हमने ये लिखा ना, अब a की जगह पे तो a ही है, b की जगह पे तो b ही है, लेकिन इसमें जब a की जगह पे 1 लिखेंगे, b की जगह पे x नहीं लिखेंगे, -x लिख लेंगे, हमारा अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, अलग से -1 की पावर r देने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ऐसे। इसमें अगर इसका व्यापक पद हमें पता करना है तो हम लिखेंगे NCR, एक की जगह पे एक रखना है तो 1 पे पावर n-r होगा, और b की जगह पे x नहीं रखेंगे, -x रख देंगे ताकि प्लस वाला हमारा काम हो जाए। कहने का मतलब इसको इस तरह से तो लिख ही सकते हैं ना, 1 प्लस ब्रैकेट में -x, तो इस तरह से कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमें अलग से याद नहीं रखना पड़ेगा और हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम यूज़ करेंगे। ये हो गया हमारा व्यापक पद प्लस वाले के लिए भी, माइनस वाले के लिए भी। इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करने वाले हैं वो तो अभी आप देखने ही वाले हो, तो देखते हैं, समझते हैं। एक और चीज़ आता है मध्य पद। मध्य पद कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा चीज़ है, आप 1 मिनट में समझ जाओगे। सिंपली हम जानते हैं a प्लस बी पे पावर क्या होता है, n लिखते हैं। अब n अगर सम है, n अगर क्या है, सम है, तो इसके प्रसार में विषम पद होंगे। कहने का मतलब जब आप याद करो ना, a प्लस बी है तो a प्लस बी पे पावर अगर 1 रखते हैं तो ये तो सीधे सीधे a प्लस बी रह जाता है जिसमें 2 पद आते हैं। ठीक है, लेकिन वही a प्लस बी पे पावर अगर हम 2 रखते हैं तो a² प्लस 2ab प्लस b² आता है जिसमें 3 पद हो जाते हैं। तो अब मध्य पद का कॉन्सेप्ट ऐसे समझो कि अगर ये घात 1 है, विषम है, तो विषम है तो ये सम आएगा, और सम आएगा तो मध्य पद ये दोनों हो जाएंगे, क्योंकि 2 ही है और पूरा कहीं है ही नहीं, तो इसमें कोई मध्य पद वाली बात रही नहीं। लेकिन जैसे ही घात 2 है, घात अगर सम संख्या होगी तो इसके प्रसार में विषम पद होंगे, 1, 2 और 3 पद होंगे, और मध्य पद होगा बीच वाला, यानी कि 2 प्लस 1, सॉरी ये 2/2 प्लस 1वां पद, यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2वां पद, यानी दूसरा पद जो होगा वही हमारा मध्य पद हो जाएगा जब ये सम रहेगा तब। लेकिन विषम रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विषम रहेगा तो क्या करेंगे, चलो कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे मान लो a प्लस बी पे पावर 5 है, इसका मध्य पद क्या होगा, सिंपल, n बराबर 5 है ना, तो n प्लस 3/2वां पद, 5 3 8/2 यानी कि 4वां पद। अब 5 पद हैं और एक और होता है n प्लस 1/2वां पद, ये क्या हो गया, n प्लस 1/2वां पद, यानी 5 1 6/2 यानी 3वां पद। तो जब 5 पद हैं तो इसके प्रसार जब करते हैं, हम प्रसार करेंगे तो a पे पावर 5 प्लस क्या क्या आएगा, 5 a4b प्लस 10 a3b² प्लस 10 a²b3 प्लस 5 ab4 प्लस b पे पावर 5। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पद होगा इसमें, 5 की 6, और इसमें मध्य पद कौन सा होगा, तो मध्य पद 3वां पद और 4वां पद, यानी कि ये दोनों के बीच में बाकी सारे, इन दोनों के बीच में बाकी सारे, तो ये तीसरा पद और चौथा पद जो होता है वो मध्य में आ जाते हैं। तो मध्य पद का फॉर्मूला सिंपल है, अगर सम है, ठीक है, तो सम है तो इसमें 2 से भाग दे दो और जितना आ रहा है उसमें 1 जोड़ दो तो वो पद हो जाएगा आपका। और अगर विषम है तो 1 जोड़ के 2 से भाग दो वो भी मध्य पद होगा, और 3 जोड़ के 2 से भाग दे दो वो भी मध्य पद होगा। और सिंपली मध्य पद पता करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आप क्वेश्चन देख के भी अच्छे से समझ जाओगे। हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा, मुझे यहाँ पे दिखेगा, तो मैं इसमें क्वेश्चन देखता हूँ। तो 8.2 में पहला क्वेश्चन है कि गुणांक ज्ञात कीजिए। गुणांक किसको कहते हैं मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन 1 मिनट में बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर a प्लस बी पे पावर n है, ठीक है, और इसका मुझे कोई भी व्यापक पद पता करना है तो व्यापक पद TR प्लस 1वां पद को कहते हैं, जिसमें हम लिखेंगे NCR, a पे पावर n-r और b पे पावर r। तो इसमें गुणांक क्या होगा, गुणांक डिपेंड करता है कि हमें a पे घात समथिंग का गुणांक पता करना है या b पे घात समथिंग का गुणांक पता करना है। और सिर्फ अगर गुणांक की बात करते हैं तो इस वाले पद को हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे कि जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, x प्लस 3 की घात 8 में x पे पावर 5 का गुणांक हमें पता करना है। तो x पे पावर 5 का गुणांक पता करना है, क्या ये मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है,
कितना आसान है, बस 1 मिनट देखो, आराम से सॉल्व करते हैं। एक्स पे घात 5 हमें कैसे पता करना है? सबसे पहले तो इसका व्यापक पद ले लेते, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था व्यापक पद की मदद से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो व्यापक पद इसका होगा TR+1, यानी कि NCR, A पे पावर n-r और B पे पावर r। अब n तो हमें मालूम है कि 8 है, ठीक है, क्योंकि ये आरवा पद जो है वो A+B पे पावर n का आरवा पद है, ये r+1वां पद है, व्यापक पद है। और a की जगह पे x, b की जगह पे 3 और n की जगह पे 8 रखते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है n की जगह पे 8CR, a पे पावर 8 -r और b पे पावर a पे बोल रहा हूँ, सॉरी, x पे पावर ना, x पे पावर 8 -r और b की जगह 3 रखेंगे तो 3 पे पावर r। अब हमें पूछा गया था कि x की घात 5 का गुणांक पता करना है, तो चूंकि x की घात 5 हमें पता करना है, तो x की घात 5 के लिए, अब चूंकि इसमें x की घात 5 तो है नहीं, x की घात क्या है 8 -r, तो x की घात 5 पता करने के लिए r का मान कितना रख सकते हो आप लोग? तो r का मान कितना रखोगे कि x की घात 5 आ जाए? तो r का मान 3 रखेंगे तो 8 में से 3 घट जाएगा और x का घात अपने आप 5 आ जाएगा। तो सिंपली हम क्या समझ गए कि r का मान x की घात 5 के लिए r बराबर 3 रखने पर, तो चलो r बराबर 3 रखते हैं। तो r बराबर 3 जब रखते हैं तो यहाँ मिलता है 8C3, x का घात 5 और 3 का घात 3। अब हमसे बोला गया कि x की घात 5 का गुणांक बताओ, तो x की घात 5 ये है और इसका जो गुणांक है वो ये और ये है, तो इसको सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिलेगा 8C3 और 3 पे पावर 3 तो 27 होता है, तो यहाँ 27 लिख ही देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8C3 कितना होता है? तो 8C3 पता करने का सिंपली आपको फॉर्मूला तो याद होगा, ये होता है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 8 - 3 फैक्टोरियल इंटू 27 तो आई। तो हम ये जानते हैं 8 में 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं 5 तक में 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल बटा में 3 × 2 लिख लेते हैं। 1 तक लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें मालूम है 1 का कोई वो रहेगा नहीं, और 8 में से 3 गया तो 5 फैक्टोरियल आएगा, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया, यहाँ पे 27 है ही, 3 दूनी 6 तो 6 से 6 भी क्या, 8 7 56 × 27, तो 56 × 27 करेंगे हम, हमारा आंसर आएगा तो 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 5 35 और 6 दूनी 12, 35 और 12 47, 47 4 51 के 1 हासिल 5, 5 दूनी 10, 5 15, तो 1512 हमारा आंसर होगा, यानी कि x पे पावर 5 का जो गुणांक होगा वो हो जाएगा हमारा 1512। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक मैंने ना किया हो तो अक्सर हो जाती है मिस्टेक, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन नॉट अ रोबोट, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, देख लेना आप लोग। बाकी हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि अगला क्वेश्चन है a-, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आपको तो दिख ही रहा है, लिखने की ज़रूरत है, तब तक मिटाता हूँ, देखते रहो आप। a-2b पे पावर 12 है और इसमें a पावर 5 और b पावर 7 का हमें गुणांक पता करना है। बहुत सिंपल है, पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, आपको बस समझा देता हूँ, आप आसानी से कर लोगे। a-2b पे पावर 12, अगर हम इसको a + b पे पावर n लिखते हैं और इसके हिसाब से हम TR+1वां पद निकालते हैं तो हमें मिलेगा NCR, व्यापक पद हमेशा काम आने वाला, NCR a पे पावर, यहाँ पे a और b ही दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, a पे पावर n - r और b पे पावर r। अब इससे तुलना करते हैं तो n की जगह पे तो 12 मिल गया और a की जगह पे तो a ही है, लेकिन b की जगह पे क्या है 2b, नहीं 2b नहीं -2b, क्योंकि माइनस वाला पता करने का आसान तरीका मैंने ये बताया था ना कि माइनस में लिख दो उसको, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, n की जगह पे 12 रखते हैं पहले तो, कि इसके प्रसार में अगर हमें व्यापक पद पता करना हो तो क्या होगा व्यापक पद, तो इसके प्रसार का जो व्यापक पद होगा जो कि r+1वां पद होगा वो होगा 12CR। a की जगह पे तो a ही है तो a पे पावर होगा 12 - r, लिखो भाई 12 - r, और b की जगह पे क्या होगा, तो b की जगह पे -2b है तो -2b पे पावर क्या होगा, r की जगह पे r ही होगा, ठीक है r। अब आपको बताना है कि हमें क्या इसके व्यापक पद में बोला गया है, सॉरी, a पे पावर 5 और b पे पावर 7 का गुणांक पता करना है। तो b पे पावर 7 कैसे होगा, b पे पावर 7 लाने के लिए हमें क्या करना होगा,
इसमें लिखेंगे a पे पावर 5 और b पे पावर 7 के गुणांक के लिए r बराबर 7 रखने पर, तो बस अब कुछ नहीं, r बराबर 7 रखेंगे, हमारा काम हो जाएगा 12c7, a पे पावर 12 माइनस 7 और -2 और ये r की जगह पे तो हम 7 रख ही रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा -2b पे पावर 7। ठीक, और बस हो गया हमारा काम। -2 बाहर आ जाएगा 7 पावर 7 के साथ, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 12c7 गुना में -2 पे पावर 7, ये बचा हमारा a 5 क्योंकि 12 में 7 जाएगा तो 5 आएगा, और b पे पावर 7 क्योंकि ये -2 बाहर आ चुका है हमारा ऑलरेडी। तो a पे पावर 5 और b पे पावर -7 का जो गुणांक होगा वो इतना होगा, और इसको मैं सॉल्व करके नहीं बताने वाला क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था आप लोग खुद ही कर लोगे, तो कर लेना। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आपका समझ में आ जाएगा कि कितना आएगा आपको आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 4 5 6 टोटल 12 क्वेश्चन है इसमें, और अगला क्वेश्चन है हमारा x² - y पे पावर 6 है और इसके व्यापक पद लिखिए। अरे भाई ये तो आसान हो गया ना, ये मैं नहीं बताऊंगा तो भी काम चल जाना चाहिए मेरे ख्याल से, तो मैं नहीं बताता हूँ। ठीक है, 3 और 4 आप लोग खुद से करना क्योंकि व्यापक पद ही तो पता करना है। 5 बता देता हूँ, हालांकि 5 भी आसान है लेकिन फिर भी बता देता हूँ, या फिर 5 और 6 दोनों एक जैसा ही है तो कोई एक बता देता हूँ। चलो 6 पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे 5 में है हमारा क्या, x - 2y पे पावर 12 के प्रसार में चौथा पद हमसे पूछ रहा है, तो चौथा पद भी व्यापक पद जैसा ही है, जैसे r+1वां पद हम निकालते ही हैं, और चौथा पद पता करने के लिए हम क्या करेंगे, r की जगह 3 रखेंगे तो 3 1 4 तो हो ही जाता है, तो हमारा चौथा पद ऐसे निकल आएगा। और 6 नंबर में भी ये 13वां पद पूछ रहा है, r+1वां पद हम निकालेंगे जो कि व्यापक पद होगा हमारा, और r की जगह पे 12 रख देंगे तो हमारा 13वां पद आ जाएगा। तो चलो 13वां पद बता देता हूँ मैं 6 नंबर क्वेश्चन, ताकि ऐसा भी ना रहे कि एकदम से नहीं बताना ना। तो 6 नंबर में हमारा 9x - 1/3 रूट x होल पावर 18, इसके प्रसार में हमें 13वां पद पता करना है। तो सबसे पहले तो इसका व्यापक पद निकाल लेते हैं, tr+1 जो कि होगा हमारा क्या, व्यापक पद किसी का होता है NCR, a पे पावर n - r, b पे पावर r। अब n बराबर तो हमारा 18 है, n जो 18 के बराबर है, r बराबर हमें मालूम नहीं क्योंकि rवां पद जैसी बात है व्यापक पद हम ढूंढ रहे हैं, तो r बराबर हमें कहाँ से मालूम होगा, ठीक है ना, लेकिन rवां पद हमें मालूम नहीं है। अब बचा क्या हमारा, a की जगह पे 9x है और b की जगह पे -1/3 रूट x है। ठीक है, तो a बराबर लिख लेते हैं 9x और b बराबर लिख लेते हैं -1/3 रूट x। ठीक, रख देते हैं, तो हमारा जो व्यापक पद आएगा tr+1 वो हो जाएगा 18cr, a की जगह पे 9x पे पावर 18 - r और b की जगह पे -1/3 रूट x पे पावर r। अब हमें पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था इसका 13वां पद पता करना है, और हमने कौन सा पद पता कर दिया, तो हमने r+1वां पद पता कर दिया। तो 13वां पद के लिए हमें क्या करना होगा, r बराबर 12 रखना होगा। तो r बराबर जब हम 12 रखेंगे तो हमारा क्या क्या आ जाएगा, तो t 12+1 हो जाएगा, क्योंकि 13वां पद ही पता करना है, r बराबर 12 रखा हो गया 13वां पद, और इधर 18c12, 9x में से 18 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 में से 12 जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो 9x पे पावर 6, और इधर चूँकि ये भी 12, अरे भाई कितना सारा आ जाएगा यार, ये भी 12 हो जाएगा, तो -1/3 रूट x पे पावर 12। वाह, अब इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, कितना छोटा है ना, लग रहा है ना छोटा। चलो देखो, अब रूट x है और रूट x पे पावर 12 है। रूट x का क्या मतलब होता है, x पे पावर 1/2, और इसका पावर कितना है 12 है, तो ये हो जाएगा हमारा x पे पावर 12/2, यानी कटेगा तो हो जाएगा 6, और चूंकि ये बटा में है इधर पावर 6 है ही ऑलरेडी, तो ये अल्टीमेटली इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 18c12 जो है 18 फैक्टोरियल बटा में 12 फैक्टोरियल और फिर 6 फैक्टोरियल। इसको हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। 9 पे पावर 6 है तो 9 पे पावर 6 लिख ही लेते हैं, और इधर -1 पे पावर 12 है, तो जब भी माइनस का पावर एक इवन नंबर होता है तो वो माइनस हमारा कैंसिल हो जाता है,
तो ये गया, नीचे बचा हमारा 1/3 पे पावर भी 12 और x पे पावर 6 लिख लेते हैं। यहाँ पे x पे पावर 6 भूल गया यार, 9 पे पावर 6 और x पे पावर भी 6। तो x पे पावर 6 से x पे पावर 6 जाएगा और 3 पे पावर 12 है और 9 पे पावर 6 है, तो ये भी तो आपस में कैंसिल हो ही जाएगा ना रे भाई। अब हमारे लिए सिर्फ यही बचा है, इसी को सॉल्व करेंगे और यही हमारा आंसर आएगा। चलो सॉल्व करते हैं। 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 फैक्टोरियल बटा में 12 फैक्टोरियल जो है वो तो कट ही जाने वाला है। 6 को लिख लेते हैं, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। चलो 12 से 12 को पहले काटते हैं। अब 6 तिया 18 और कुछ काटने वाला बढ़िया नहीं है क्या? 4 चौका 16, 5 तिया 15, 2 सते 14, बचा हमारा 13 और 17। 17 13 हो जाता है हमारा 221, 4 तिया 12 गुने 7, 12 सते 84। चलो इसका मल्टीप्लाई करना होगा। ओ भाई कर लेना यार, ठीक है ना। टाइम बचाने के लिए मैं इसको छोड़ सकता हूँ, आप लोग करके देखना, जो आएगा बताना, ठीक है। हाँ तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर मतलब बस मल्टीप्लाई ही तो करना है। मुझे मालूम है थोड़ी देर लगेगा, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन छोड़ देता हूँ, थोड़ा टीचर वाला एटीट्यूड है ना। तो आगे आप लोगों को क्या है, क्वेश्चन हमारा 6 नंबर तक हो ही गया है। 7 8, इसमें 7 और 8 में निम्नलिखित प्रसारों में मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो 7 और 8 में मध्य पद हमसे पूछा जा रहा है, क्योंकि 8 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा उसमें आप देखोगे पावर 10 है। तो पावर 10 है तो कुल पद कितने हो जाएंगे इसके? प्रसार में कुल पद होंगे 11, और 11 जब कुल पद हैं तो मध्य पद पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 11 में 1 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12/2 हो जाएगा हमारा 6। तो 12/2 हमारा 6 हो गया। तो इस वजह से ये मध्य पद इसका छठा पद हो जाएगा, और छठा पद यानी कि t r+1 निकाल के हम क्या करेंगे, r की जगह पे 5 रख देंगे, छठा पद हमारा आ जाएगा। तो ये हो गया 8 नंबर का। अब 7 नंबर मैं खुद से बताऊंगा, क्योंकि 7 नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि इसमें 2 मध्य पद आने वाले हैं। क्यों 2 मध्य पद आने वाले हैं अभी बता देता हूँ आपको। 3 - x पे पावर 3/6 पूरे का पावर 7, इसका हमें मध्य पद पता करना है। क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरह से कि जब भी घात एक विषम संख्या होगी, तो घात अगर एक विषम संख्या है तो इस कंडीशन में इसके जो कुल पदों की संख्या होगी वो हो जाएगी 8, और जब कुल पदों की संख्या 8 है तो हम इसमें से कैसे कैलकुलेट करेंगे मध्य पद कौन सा है? तो बहुत आसान है, 7 + 1/2वां पद और 7 + 3/2वां पद, बस हो गया। यही दोनों मध्य पद होंगे हमारे। तो 7 1 8/2 यानी कि 4वां पद, और 7 3 10 2 यानी कि 5वां पद। अब आप ही बताओ, जिस प्रसार में सिर्फ 8 पद है उसमें मध्य पद चौथा और 5वां ही ना होगा। अब जब चौथा और 5वां पद मध्य पद है तो t r+1 पहले निकाल लो इसका। चलो निकाल लेते हैं। जिसमें हमें चौथा और 5वां पद पता करना है, तो t r+1 जब हम निकालेंगे तो t r+1 के हिसाब से NCR a पे पावर n-r और b पे पावर r। इसमें n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, a की जगह पे 3 और b की जगह पे क्या रखेंगे, तो -x³/6। ये क्योंकि माइनस को छोड़ नहीं सकते हम लोग। अब इतना रखने के बाद t r+1 जो हमें मिलेगा, व्यापक पद जो मिलेगा वो क्या होगा हमारा होगा n7CR। a की जगह पे 3 रखा है तो 3 पे पावर 7 - r, और b की जगह पे जो खतरनाक सा रखा है x³/6 पे पावर r। ये है हमारा r+1वां पद। हमें चौथा पद पता करना है, तो चौथे पद को पता करने के लिए r की जगह पे 3 रख देंगे, तो 7C3, 3 पे पावर 4 और -x³/6 पे पावर भी, r की जगह 3 रखा ना, 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, और आप लोग खुद करना है यार, ठीक है। प्रोसेस बता दिया ना, आप लोग खुद करो आराम से। और दूसरा जो हमें 5वां पद पता करना है, तो 5वां पद के लिए t r की जगह पे हम क्या रखेंगे, 4 रख देंगे, 4 + 1, और फिर इसको करेंगे तो 7C4, 3 पे घात 3 आ जाएगा, और -x³/6 पे घात 4 आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, मध्य पद होंगे। इसको सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि अब तो सॉल्व करना आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। अगर किसी को लगे कि नहीं सॉल्व करना आसान नहीं, मुझे सॉल्व करके बताना है, तो कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर बताऊंगा सॉल्व करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 4 क्वेश्चन बचे हैं। चलो कुछ करते हैं, ऐसा लग रहा है चारों करना पड़ेगा मुझे। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक प्लस ए पे पावर m प्लस n के प्रसार में सिद्ध कीजिए कि a पे पावर m तथा a पे पावर n के गुणांक बराबर हैं। चलो करके देखते हैं, शॉर्ट में करूँगा, पूरा डिटेल में नहीं, शॉर्ट में ही हो, क्योंकि जैसे लिख लो a प्लस ए पे पावर क्या है, m प्लस n है, ठीक है। अब इसका जैसे a पे पावर m का तथा a पे पावर n का जो गुणांक है वो बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बहुत ही आसान है, कैसे देखो, सिंपल, हम पहले r प्लस 1वां पद ढूंढते हैं, तो मिलेगा क्या, NCR a पे पावर n माइनस r और b पे पावर r। अब सिंपली समझो, n की जगह पे हमें क्या रखना है, m प्लस n रखना है, ठीक है। m प्लस n क्यों, क्योंकि ये तो m प्लस n ही है ना। तो a की जगह n की जगह पे जो होता था, यहाँ पे कैपिटल लिखना चाहिए था, इस n की जगह पे m प्लस n होना चाहिए। दूसरा चीज़, कितना गंदा लग रहा है, गलत लग रहा है ना, ये n बराबर m प्लस n, जो कि होता नहीं है, m जगह 0 हो तो ही हो सकता है, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पे हम ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, दूसरा चीज़ कर रहे हैं। ऐसे समझ लो कि ऐसे लिख लेते हो, कैपिटल लिख लो, क्या छोड़ो यार, सिंपल तुमको m प्लस n। अच्छा, a पे पावर हमें क्या ढूंढना था, a पे पावर m और a पे पावर n, इसका गुणांक अलग पता करना है, इसका गुणांक अलग। तो a पे पावर m पता करने के लिए n माइनस r कर रहे हैं, तो r की जगह पे कितना रखेंगे, तो r की जगह पे हम कितना रखेंगे, जल्दी बताओ। इसमें से क्या घटा देंगे कि हमारा a पे पावर m आ जाए, तो इसमें से n घटा देंगे तो हमारा a पे पावर n आ जाएगा, यानी r की जगह n रख देते हैं, ठीक है। तो r की जगह हम जब हमने n रख दिया तो a पे पावर क्या मिला, m प्लस n माइनस n, और b पे पावर भी तो है भाई, b पे पावर भी तो n है, हाँ। तो b पे पावर n लिखने की जरूरत नहीं, देखो यहाँ पे देखो a की जगह पे तो 1 है, ठीक, और b की जगह पे a है, तो इसको भी तो ध्यान रखते हैं। चलो फिर से समझते हैं इसको, ठीक है। 1 प्लस a पे पावर m प्लस n है, और इसके प्रसार में हमें सिद्ध करना है कि a पे पावर m जो होगा इसका गुणांक और a पे पावर जो n होगा इसका गुणांक, दोनों का गुणांक आपस में बराबर होगा। हमने r प्लस 1 का पद लिखा है किसके लिए, किसी भी रैंडम पद के लिए, ये इसके लिए है a प्लस b पे पावर n के लिए। तो जब इन दोनों की हम तुलना करते हैं तो n की जगह पे हमें क्या मिलता है, तो n की जगह पे m प्लस n मिल रहा है, a की जगह पे हमें 1 मिल रहा है और b की जगह पे हमें a मिल रहा है, ठीक। अब इतना सब कुछ जब इसमें अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है m प्लस n CR, a की जगह पे 1 है तो 1 की घात m प्लस n माइनस r, और b की घात क्या है, b की जगह पे a है तो a की घात हमारा r, ठीक। अब हम a की घात m का गुणांक ढूंढ रहे हैं, तो r की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, m रखना पड़ेगा। तो a की घात m के लिए r बराबर m, ठीक। तो r बराबर m जब हो गया तो m प्लस n सी m, अब एक पे कुछ भी पावर हो तो कुछ नहीं, लेकिन a पे पावर हमारा m हो गया। तो a पे पावर m का जो गुणांक आया वो ये आया, इसको हम इक्वेशन 1 देख लेते हैं। दूसरी तरफ सेम चीज़ है, सेम के सब कुछ सेम, लेकिन इस बार हमें a पे पावर n के लिए, a पे पावर n के लिए r का कितना मान रखना पड़ेगा, तो a पे पावर n आ जाए इसके लिए r का मान तो n रखना पड़ेगा। तो r बराबर n रखने पर तो मिलेगा हमें m प्लस n सी n, एक पे पावर कुछ भी रहे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन a पे पावर आ जाएगा n, और इस बार हमें जो गुणांक मिला वो ये। तो 1 प्लस a की घात m प्लस n में a पे पावर m भी मिल गया, का गुणांक हमें यहाँ मिला, और a प्लस n का गुणांक हमें यहाँ मिला। अब हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। हम जानते हैं कि NCR जो होता है वो बराबर होता है NCN माइनस R के। ये बात पता थी आपको, नहीं पता थी तो ऐसे समझ लो कि NCA बराबर NCB तभी हो सकता है जब A प्लस B बराबर N हो, ठीक। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको और इसको देखो, m प्लस ये n, इन दोनों को जोड़ने पे ये आ जाता है ना,
इसको और इसको और इसको जोड़ने पे m प्लस n को जोड़ने पे ये वाला पार्ट आ जाता है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। प्रूव करने के लिए आप ऐसे प्रूव कर सकते हो, हम खुद भी जब करते हैं तो भी हमने देखा है कि 8C2 लिखो और 8C6 लिखो, तो ये दोनों हमेशा, इसका वैल्यू हमेशा बराबर है। क्यों बराबर रहेगा? क्योंकि 2 और 6 को जोड़ने पे 8 आ जाता है। तो हम कैसे सिद्ध करते हैं? तो देखो 8 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल और 8 में से 2 गया तो 6 फैक्टोरियल आएगा, और बराबर में देखते हैं तो 8 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल और फिर 8 में से 6 गया तो 2 फैक्टोरियल, तो बराबर आ जाता है। तो उसी वजह से ये वाला उसके बराबर हो जाएगा। तो बस यही चीज़, ये वाला चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पे और प्रूव हो जाएगा कि हमारा a पे पावर m का गुणांक a पे पावर n के गुणांक के बराबर है, और लास्ट में लिखेंगे स्टाइल में पूरा प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा अच्छे से। अगर अभी तक कोई वीडियो देख रहा होगा तो समझ में तो आया ही होगा भाई, डेफिनेटली। अगर कोई देख रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाय सुहानी, टाइम देख तो कितना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग कि यदि x प्लस 1 की घात n के प्रसार में r-1वां पद, r वां पद और r प्लस 1वां पद पदों के गुणांक में 1:3:5 का अनुपात हो, तो टाइम कितना हुआ? 35 मिनट हुआ। चलो 50 मिनट से पहले वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। है हमारा x प्लस 1 के पावर n के प्रसार में r-1वां पद, r वां पद और r प्लस 1वां पदों का जो गुणांकों में 1:3:5 का अनुपात है, तो n और r का मान हमें ज्ञात करना है। चलो फटाफट पता करते हैं। ये क्वेश्चन लेकिन काफ़ी लेंदी है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे देख के पता चल रहा है अनुपात है, पहले तुलना करना पड़ेगा, फिर क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका वो पता कर लेते हैं, कौन सा पद? व्यापक पद। व्यापक पद इस बार हम ऐसे लिखेंगे T(r+1) लिखेंगे। कैपिटल R क्यों लिख रहे हो हम? क्योंकि भाई इसमें R बहुत सारा है, तो स्मॉल r को हम इसमें यूज़ कर लेंगे, हमारे काम आ जाएगा, हेल्प करेगा, किस लिए कैपिटल R लिख रहा हूँ। तो T(r+1) क्या होता है? NCR। अब a की जगह पे ये लिखेंगे x पे पावर n-r और 1 पे पावर r। तो 1 पे पावर कुछ भी रहे तो उसका हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो इसको हम हटा ही देते हैं, यहाँ से हटा देंगे। कम रहेगा तो कम कॉम्प्लिकेटेड होगा हमारे लिए, बार बार लिखना मेला अच्छा, और भी तो चीज़ें करनी है। अब सबसे पहले अगर हमें r-1वां पद पता करना है, तो r-1वां पद, तो r-1वां पद पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओ भाई साहब, तो जब हम 5वां पद पता करते हैं तो हम क्या निकालते हैं? T(r+1). तो r-1वां पद पता करने के लिए हम क्या निकालेंगे? T(r-2 + 1). तो T(r-2 + 1) यानी कि इस कैपिटल R की जगह अगर हम r-2 रख दें तो r-1, क्योंकि ये देखो ये क्या है, -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, यानी कि r-1वां पद हमें मिल जाएगा। तो T इस R की जगह पे, चलो ऐसे समझते हैं, अगर r-1वां पद के लिए r बराबर r-2 रखने पर, तो r बराबर कैपिटल R बराबर r-2 रखेंगे हम लोग। तो कैपिटल R बराबर r-2 जब रखते हैं तो हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है NCR-2 और x पे पावर n-r-2, इतना बड़ा, ठीक है। सैलेंगे थोड़ा। अगला है r-वां पद के लिए। तो r वां पद के लिए अब हम क्या करेंगे? चूँकि एक बढ़ गया इधर, तो इधर भी एक बढ़ाएंगे, तो r बराबर r+r-1 रखने पर, तो NC R की जगह पे r-1 रखेंगे, तो r-1 x पे पावर n-r-1। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान देना, ये r-2 जब हमने रखा r की जगह पे, ये माइनस था, तो माइनस के बाहर कोष्टक का जो साइन रहता है, क्योंकि ये r की जगह पे r-2 रखा, तो हम इसको कोष्टक में रखेंगे, और जब कोष्टक ओपन होगा, माइनस शुरू में रहेगा, तो ये माइनस वाला जो है वो प्लस में हो जाएगा, तो ये n-r+2 होगा, n-r+1 होगा। ये आ गया हमारा। और r+1वां पद तो सबसे आसान है। r+1वां पद के लिए हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा r बराबर सिंपली r, ठीक है। तो
r बराबर r तो हमें हो गया एन सी आर एक्स पे पावर n माइनस आर। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके प्रसार में इन सब के पदों के जो गुणांकों में, इनके पदों के, ये जितने भी पद हैं ना हमारे, ये पहला पद जो है, ये जो r माइनस 2वां पद है, r माइनस 1वां पद है और rवां पद जो है, जो इनके इन पदों के गुणांकों में 1:3:5 का अनुपात है। यानी गुणांक, यानी कि गुणांक हमने बताया था वीडियो में, हमने डिस्कस कर लिया कि ये गुणांक होता है हमारा, और इन गुणांकों में जो अनुपात है वो है 1:3:5। तो 1, 3 और 5। तो अब हम क्या करेंगे, बोर्ड को थोड़ा सा इरेज करेंगे क्योंकि हमारे पास छोटा सा बोर्ड है, और छोटे से बोर्ड में इतना करने के बाद हम लिखते हैं एन सी आर माइनस 2 अनुपाते एन सी आर माइनस 1 अनुपाते एन सी आर, और ये तीनों जो है 1:3:5 अनुपात के बराबर है। तो अब कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व करेंगे और हमारा n और r का मान आएगा। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों पदों को ले लेते हैं, प्रथम दोनों पदों को। तो वो मिलेगा हमें इस तरह से कि n सी आर माइनस 2 बटा n सी आर माइनस 1 बराबर 1/3। प्रथम दोनों पदों को ले लिया, 1:3 के अनुपात में। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा n फैक्टोरियल बटा r माइनस 2 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस r। अब चूंकि इसमें से इसको माइनस करना है ना हमें, तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो n माइनस r प्लस 2 हो जाएगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि माइनस है और माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये फैक्टोरियल बटा में इसका करेंगे n फैक्टोरियल बटा r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये पूरा बराबर है 1/3 के। अब आगे बढ़ते हैं। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल पूरा पूरा कैंसिल, ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर कर देते हैं। अब ऊपर होके ये r माइनस 1, अब हम जानते हैं कि r माइनस 1 फैक्टोरियल को, जैसे n फैक्टोरियल को हम लिखते हैं ना, क्या n माइनस 1 n माइनस 2, कहाँ तक? तो जहाँ तक मन वहाँ तक लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे हम n माइनस 3 फैक्टोरियल करके रोक दें, ठीक। तो जब r माइनस 1 है फैक्टोरियल में, तो इसको भी तो लिख सकते हैं r माइनस 1 और 1 कम करेंगे तो r माइनस 2 और 1 कम करेंगे तो r माइनस 3, ऐसा करके लिखते चले जा सकते हैं। तो लिखते चले जा सकते हैं। तो r माइनस 1 ये था, ये ऊपर चला गया, तो r माइनस 1 और r माइनस 2 फैक्टोरियल पे हम रोक देंगे, क्योंकि r माइनस 2 फैक्टोरियल यहाँ पे है, कट जाएगा, हमारा काटने में आसान हो जाएगा, ठीक है। अगला ये भी तो ऊपर जा रहा है इसके साथ में, ये है n माइनस r प्लस 1 और यहाँ पे n माइनस r प्लस 2, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल के रूप में, और बटा में r माइनस 2 फैक्टोरियल है उसको लिखते हैं r माइनस 2 फैक्टोरियल, और इधर n माइनस r प्लस 2 है तो इसका फैक्टोरियल है, तो ये भी एक एक कम होता चला जाएगा। तो एक एक ऐसे हम कम करते हैं, n माइनस r प्लस 2 है तो एक कम करेंगे तो हो जाएगा n माइनस r प्लस 1, क्योंकि एक कम हो गया। एक और कम करेंगे तो n माइनस r, एक और कम करेंगे तो n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इस तरह से कम होता चला जाएगा। हमें ज़्यादा दूर तक तो कम करना नहीं, हमें बस इतना ही कम करना है। तो हम इतने पे ही क्या कर लेते हैं, फैक्टोरियल लगा लेते हैं। तो इतने पे फैक्टोरियल लगा लेते हैं, n माइनस r प्लस 2 और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ऊपर r माइनस 1 नीचे n माइनस r प्लस 2 बराबर में 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, देख लो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ये हो गया हमारा r माइनस 1 बटा में n माइनस r प्लस 2 बराबर में 1/3। अब इससे हम n और r के आपस में रिलेशन पता कर लेंगे। तो 3 का इधर गुना होगा तो 3r माइनस 3 और इसका इधर गुना होगा तो n माइनस r प्लस 2। अब सबको एक साथ कर लेते हैं तो ये हमें मिलेगा क्या, ये हमें मिल गया, भाई क्या आ रहा है यार, इसको उधर कर लेते हैं। तो ये मिलेगा n माइनस r प्लस 2, 3r उधर जा रहा है तो माइनस में 3r, 3 प्लस उधर जा रहा है तो प्लस में 3 बराबर में 0। चलो करते हैं। तो n माइनस r माइनस r माइनस r माइनस 3r तो माइनस 4r और 3 2 5 बराबर 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण। इसको कहीं लिख लेते हैं छुपा के, है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं कहाँ कहीं भी, यहाँ पे ऊपर में लिख लेते हैं n माइनस r प्लस n माइनस 4r प्लस 5 बराबर 0। ये पहला समीकरण आ गया हमारा। अब इसको इरेज करते हैं।
अब आते हैं हम लोग, चूँकि पहला टर्म ले लिया, अब दूसरे दोनों को ले लेते हैं। तो दूसरे दोनों को लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कुछ इस तरह से NCr-1 डिवाइडेड बाई NCr, ये आएगा हमारा 3/5। क्यों 3/5 आएगा, क्योंकि ये उसी तरह से आई। अब हम देख रहे हैं क्या कि कुछ नहीं देख रहे हैं, पूरा शुरू से करते हैं, इधर ही लिख के करते हैं। अब इतना तामझाम फिर से करना पड़ेगा ना, करते हैं ना। n फैक्टोरियल बटा में r-1 फैक्टोरियल और n-r+1 फैक्टोरियल बटा में ये वाला n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल। ठीक है, अब इधर 3/5। अब जैसे जैसे उधर काटा था उस टाइम पे काटा था हमने, वैसे वैसे इसमें भी काटते हैं। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कटेगा। अब चूंकि इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो r इंटू r-1 फैक्टोरियल होगा, जो कि r-1 फैक्टोरियल से कट ही जाएगा, तो इसको हम इसके फैक्टोरियल से हटा देते हैं। ठीक है, दूसरा n-r+1 है और अगला पद होगा n-r, जो कि n-r फैक्टोरियल से कट जाएगा, तो इसको भी इसके फैक्टोरियल से उड़ा देते हैं। अब हमारे पास बचा क्या, तो यहाँ पे r बचा, जो कि नीचे है, तो नीचे है तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि भाग हो रहा है, और ये नीचे है तो चूँकि ये बचेगा क्या, सीधे सीधे बताता ना, r ऊपर हो जाएगा, ऊपर उधर भी तो हुआ था ना, और नीचे क्या बचेगा n-r+1 बराबर में 3/5 है। दोनों का तुलना करते हैं, 5 इधर गुना होगा तो 5r बराबर 3 का गुना होगा तो 3n-3r+3। इसको उधर करेंगे तो क्या होगा 3n-3r+3 और 5r उधर गया तो माइनस में होगा -5r बराबर 0। अब देखो क्या हो रहा है, 3n तो 3n है, 3r -5r यानी कि माइनस में 8r+3 बराबर 0। अब ये आ गया हमारा दूसरा समीकरण। हम क्या देख रहे हैं भाई, हम देख रहे हैं कि इसको हटाओ, समीकरण 1 ये, समीकरण 2 ये, दोनों का तुलना करने की कोशिश करते हैं। तो इधर 8r है, इधर 4r है, तुलना तो हो नहीं रहा। इधर 3n है, इधर एक ही n है, तो भी तुलना नहीं हो रहा। तो हम एक काम करते हैं, इसमें 3 से गुना कर देते हैं। तो जब 3 में समीकरण 1 से गुना करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुना करते हैं, तो n में 3 से गुना होगा तो 3n, 4 में 3 से गुना होगा तो 12r और 5 में 3 से गुना होगा तो +15। अब ये हो गया हमारा समीकरण तीसरा, और ये तो है ही 3n - 8r+3। ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं, तो इन दोनों ऊपर इस समीकरण में से इसको माइनस करेंगे तो 3n से 3n पूरा गया, और -12 बराबर में 0 तो दोनों में है ही। वाह, समीकरण को सॉल्व करने का अलग तरीका भी हो सकता है। जैसे -12r में से 8r घटाएंगे तो बचेगा हमारा -4r। 15 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 15 में से 3 गया तो 12 बराबर में 0 है ही, प्लस में 12, 4r माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो 4r बराबर 12, तो r बराबर 3। अब जब r बराबर 3 तो n बराबर कितना, तो चलो r बराबर 3 हम समीकरण 1 में रख देते हैं, n-4r+5 बराबर 0। तो r बराबर 3 अगर हम समीकरण में रख देते हैं तो n-4 गुने 3 + 5, तो 4 3 12, 12 में से 5 गया 7, n-7 बराबर 0, n बराबर 7। तो n का मान हमारा 7 आ गया और r का मान हमारा 3 आ गया। और इस तरह से हमने इस मुश्किल से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आपको। टाइम देख लेता हूँ कितना देर हो गया है भाई, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। सोचा था 50 मिनट से पहले कंप्लीट कर लूँगा, नहीं कर पाया यार, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने शुरू में ही बोल दिया था, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना टाइमिंग के साथ, क्योंकि सप्ताह में एक ही वीडियो आ रही है, समझ रहे हो ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन तब तक मैं रीड करके बताता हूँ कि सिद्ध कीजिए कि 1 + x⁻² 2n के प्रसार में x⁻n का जो गुणांक है वो 1 + x⁻2n - 1 के प्रसार में x⁻n के गुणांक का 2 गुना है। देखो, सिद्ध करने वाला देख के मुश्किल लगता होगा, लेकिन उतना मुश्किल होता नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जैसे 1 + x⁻2n है ना, इसका प्रसार में x⁻n को ढूंढना है। तो सिंपली आप r+1वां पद निकालोगे और r का वो वैल्यू रखोगे जिससे x का घात हमारा n हो जाए, और जब वो हो जाएगा तो उसमें फिर जो गुणांक आएगा उस गुणांक को आप अलग से समीकरण बना के रख लोगे। उसके बाद दूसरा ले लोगे आप 1 + x⁻
2n-1, इसका भी tr+1 निकालोगे, और tr+1 जब आप निकालोगे तो फिर r का वो मान रखोगे जिससे x का घात n हो जाए, और x का घात n जिस पे हो रहा है तो उसमें जो गुणांक आएगा उस गुणांक को आप अलग रख लोगे, फिर दोनों गुणांकों की तुलना करोगे समीकरण 1 और 2 में, और आपको पता चलेगा कि वो जो पहले वाला है वो दूसरे वाले का क्या है, 2 गुना है। ये आप लोग ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। हाँ, कमेंट करोगे तो वीडियो कब आएगी, तो अगले शनिवार से पहले वीडियो आएगी, ठीक है। और बाकी मैं 12 नंबर क्वेश्चन देख लेता हूँ। m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1 + x के घात m के प्रसार में x² का गुणांक 6 हो। चलो आसान सा ही है, जल्दी हो जाएगा। जैसे m का धनात्मक मान हमसे पूछा जा रहा है और 1 + x की घात m के प्रसार में बोल रहा है कि x² का गुणांक 6 हो, x² का गुणांक 6 होना चाहिए। चलो ठीक है, सबसे पहले तो हम व्यापक पद निकालेंगे। हर क्वेश्चन व्यापक पद tr+1 क्या होता है, ncr 1 पे घात n-r और x पे घात r। चूँकि हमें x² का गुणांक चाहिए, किसका, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक के लिए आप बताओ क्या करेंगे, हम r बराबर 2 रखेंगे। क्यों, तभी तो x² का गुणांक आएगा ना भाई। तो r बराबर जो रख दिया हमने, तो हमें मिला क्या, m, चूँकि m इसका ले रहे हैं हम लोग, ये यहाँ पे m ही दिया हुआ था, ये सब तो इससे ले लिया लेकिन m नहीं लिया ना, चलो m भी यहीं रखते हैं, mc2, ठीक है। एक पे कुछ भी पावर हो फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन x पे पावर हो जाएगा हमारा 2। अब हमें कहा गया कि x² का गुणांक 6 होना चाहिए, तो m का क्या मान होगा, तो चूँकि x² का गुणांक तो ये है, तो mc2 जो है वो 6 के बराबर हो, उसके लिए m का मान क्या हो सकता है, तो mc2 का वो क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, तो mc2 होता है हमारा m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में m-2 फैक्टोरियल बराबर 6 है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, तो हमें मिला m इंटू m-1 इंटू m-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m-2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का तो 2 ही होता है, जो उधर जाके 6 से गुना होके 12 हो गया, m-2 से m-2 गया। अब हमारे सामने है कि m में से 1 घटाओ तो 12 आता है, इन दोनों का गुना करने पे m और m-1 का गुना करो तो 12 आता है। तो यहाँ पे 2 केस बनता है। अगर आपका शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आया हुआ है तो आप इसको सीधे देख सकते हो कि 4 × 3 4 × 12 होता है, आपका डायरेक्ट 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m का मान 4 मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आपका शॉर्ट आंसर में ऐसा भी क्वेश्चन है, जैसे मान लो यही अगर एक बीपीएससी के एग्ज़ाम में आ गया, तो बीपीएससी के एग्ज़ाम में आ गया तो अब क्या करोगे, तो कुछ नहीं, आपको पूरा सॉल्व करना है। तब तो उस टाइम पे उसके एक से अधिक मोर देन 1 भी करेक्ट आंसर हो सकता है, उस केस में आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो बाकी जैसा क्वेश्चन है वैसा सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये भी हो सकता है कि m² - m-12 = 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है। चूँकि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, तो m का धनात्मक मान तो क्या हो जाएगा हमारा 4 ही होगा, तो m बराबर 4 हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करने के बाद 2 द्विघात समीकरण तो सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर तो आएगा ही, एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा और हमारा काम हो जाएगा। हमें चाहिए सिर्फ धनात्मक, और धनात्मक हमने डायरेक्ट भी बता दिया, ऐसे भी बता दिया कि m का मान 4 होगा। बाकी आपको समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और हर शनिवार को एक लंबी वीडियो जो आ रही है, इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके बताया करो। आती रहेगी, बाकी किसी दिन नहीं आई तो समझ लेना कि अगले दिन आ जाएगी, ज़्यादा सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।